afternoon everyone. Myself Manika Rajput and welcome my class. My class going about daily current affairs. Usually जो आपका चलता है वैसे ही है. इसमें आज के कुछ इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं. और ये आप ज़रा चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे. ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में. ये क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनवाएगा. तो देखो, ये जो स्मारक बनवाएगा श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल या भूटान बनवाएगा. तो आप जानने से पहले देख लीजिए कि ये जो भारतीय सैनिकों की स्मृति में जो स्मारक बनवाएगा वो बांग्लादेश बनवाएगा आपका. और ये बनवाएगा आपका जो 1971 में जब आपका ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो ये एक स्वतंत्र राष्ट्र जब बना था तो उसमें भारतीय सैनिकों ने अपने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और उनमें जो शहीद हो गए थे उनकी स्मृति में ये स्मारक बनवाया जाएगा. ठीक, जैसे कि आपने देखा है इसमें 1947 में जब यह आज़ादी प्राप्त की थी भारत और पाकिस्तान ने, तो बंगाल का मुस्लिम बहुल जो जिसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा थे क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था और उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था उस टाइम पे. बट साल 1958 से साल 1962 के बीच में, जब साल 1969 से साल 1971 के बीच में पूर्वी पाकिस्तान मार्शल लॉ के अधीन रहा था. इसी बीच पाकिस्तान में सैनिक तानाशाह याहिया खान ने स्वतंत्र चुनाव कराए थे और उसी की वजह से जब यहाँ पे लड़ाई हुई थी 1971 में, तो आपका ये बांग्लादेश अपना अलग चाहता था, क्योंकि वो जो सैनिक तानाशाह आपका याहिया खान था उससे बचने के लिए बांग्लादेश ने जब भारत से मदद मांगी, तो वहीं भारतीय सैनिकों ने अपना इससे आज़ादी प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान से, तो इसने अलग होने के लिए अपने जो भी भारतीय सैनिकों ने शहीद दिए हुए थे उसके और उन्हीं की स्मृति में ये स्मारक बनवाया जाएगा. ठीक है ना. अब आगे है आपका, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र में खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है. ठीक है, तो ये किस शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा किसने की है. देखो, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र या दिल्ली. तो हम आपको बताते चलें कि ये दिल्ली ने की है आपका. और क्यों की है इसके बारे में देखो, ये है कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने कहा कि अगले सत्र में दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करने लगेगा. और दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना में रूपरेखा तैयार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था. ठीक है, इसमें देखो, इसमें ये दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल 77 मूल्यांकन वाली परीक्षा पर काम करेगा. ठीक है ना, पूरे साल अब आपको मूल्यांकन हुआ करेगा इसमें, और यह सभी कक्षा के बच्चों के लिए व्यवस्था होगी. ठीक है ना, ये कोई पर्टिकुलर एक क्लास के लिए नहीं है, इनके सभी क्लास के लिए है ये. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि आमतौर पर अन्य राज्य बोर्डों में निजी स्कूल अपनी पसंद की संबद्धता पाने के लिए आज़ाद होते हैं और वे अपने मन मुताबिक CBSE या ICSE या राज्य बोर्ड का चयन कर सकते हैं. और इसीलिए इन्होंने अपने जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने के लिए काम करना शुरू करा है. लेकिन हो सकता है इनका नेक्स्ट सेशन जो अपकमिंग सेशन है उसमें ये अपना लागू हो जाएगा. थर्ड है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है. तो ये किस देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, पाकिस्तान, लेबनान, जकार्ता या इजराइल. तो देखो, ये पाकिस्तान ने तो नहीं दिया है, ये दिया है आपका लेबनान ने. जो अभी आपने पता ही होगा कुछ दिन पहले अभी लेबनान के जो राजधानी थी बैरूत, उसमें जो विस्फोट हो गया था, है ना. तो ये सब एक आपकी, तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं आपके हसन दियाब ने 10 अगस्त यानी कल को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री पद से अपने त्यागपत्र की घोषणा की है. लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. देखो, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं हसन दियाब और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है माइकल आउन. तो इनको जब प्रधानमंत्री समेत पूरी इस्तीफा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इन्होंने बोला कि आपको जब तक कोई नई सरकार नहीं बन जाती तब तक आप इस पद पर बने रहेंगे. और देखिए, इनको देना इसलिए पड़ रही है ये इस्तीफा क्योंकि ये विस्फोट जो हुआ था ये सरकार की और वहाँ के जो लोग थे ना, उनकी जो प्रशासन में जो लोग थे उनकी लापरवाही की वजह से वहाँ ये विस्फोट हुआ था.
क्योंकि एक ये लेबनान जो देश है आपके भ्रष्टाचार के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा आगे है और ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है ये देश भ्रष्टाचार की वजह से। इसीलिए वहाँ की जनता ने आवाज़ उठाई थी इनको इस्तीफ़ा देने के लिए। तो अभी इन्होंने उस मांग के मद्देनज़र ही मतलब उनके आगे जनता के आगे ये घोषणा कर दी है कि अब हम ये इस्तीफ़ा स्वीकार कर लेंगे, ठीक है ना, इस्तीफ़ा दे देंगे और दे भी दिया है इन्होंने, ठीक है ना। आगे आपका किस द्वीप में भारत सरकार ने आपके ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की घोषणा की है? ये ग्रेट निकोबार, अंडमान, मालदीव या दादर नागर। तो देखो ये जो घोषणा की है आपके ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना, तो ये की है आपकी ग्रेट निकोबार में, ठीक। तो इसमें देखिए आपको ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को कहा था कि बंगाल की खाड़ी में पोत परिवहन को नया आयाम देते हुए ग्रेट निकोबार द्वीप में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह यानी कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है ये। और अंडमान निकोबार बंदरगाह आपका विकास से जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। यह जानकारी प्रधानमंत्री ने चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली पहली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया था आपका। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि जो समुद्री आपकी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना का जो आपका क्या था ऑफिस कहाँ पर, ये अकोला में है, आपके अकोला महाराष्ट्र में, ठीक। इसका आगे है देखो, निकोबार को बंदरगाह से जुड़ी तमाम विकास गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये दुनिया के कई ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के मुकाबले काफ़ी प्रतिस्पर्धी दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। मतलब ये डेवलप्ड नहीं है, तो इसीलिए इसको ये अब योजना बनाई जा रही है इसको आगे लाने के लिए। करीब 10,000 करोड़ रुपए की संभावित लागत से आपका पोतांतरण जो बंदरगाह है आपकी, ये 4-5 साल में इसका पहला चरण को पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बारे में और जान लीजिए। इससे क्या होगा कि इससे हमारे जो युवा हैं यानी कि जो यूथ है उनको रोज़गार भी काफ़ी मिलेगा इसके काम की वजह से। और वहाँ पर जब बंदरगाह अच्छा हो जाएगा तो दूसरे देशों से यहाँ का बिज़नेस भी बढ़ेगा, तो बिज़नेस बढ़ेगा तो दूसरे उनको रोज़गार भी उपलब्ध होएगा, तो ये एक यूज़फुल है। तो फिर आगे आपका किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि ये केरल में हो गई है और इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको पानी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं आपकी, तो आप उनको देख सकते हैं, इनके बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो इसमें देखो ये है कि ये जो आपका एयरप्लेन था ये आपका दुबई से आ रहा था और ये एयर इंडिया का था। किसका था ये एयर इंडिया का आपका विमान था जो केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया और ये भारी बारिश के रनवे पर पानी भर गया था और उससे लैंडिंग के समय जो जहाज़ था आपका विमान था वो स्लिप हो गया था और ये स्लिप होकर आपकी 50 फीट गहरी खाई में गिर गया। और ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ है इसमें पायलट समेत आपके 18 लोगों की मौत हो गई है और विमान में चालक दल के समेत 190 या 191 सवार लोग थे। और केरल के मुख्यमंत्री हैं आपके पिनाराई विजयन, ठीक है ना। इन्होंने विमान हादसे में मारे गए हर एक व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो केरल है आपका तो इसमें केरल आपका राज्य है सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य है हमारे भारत का। और जो है आपका जो ये वाला एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ है ये पोर्ट आपका पहाड़ी पे बना हुआ था जिसके नीचे खाई भी थी और इस पे आपका इमरजेंसी लैंडिंग का बोर्ड भी लगा हुआ था, लेकिन आई थिंक वो एक एक्सीडेंट ही है बट उसको अनदेखी थोड़ी सी की गई थी तो उसी वजह से ये आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक। अब आगे है आपका संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसको चुना गया, ठीक। तो ये नए जो आपके सेवाध्यक्ष में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं आपके, या फिर प्रोफेसर राहुल त्यागी हैं, या प्रोफेसर विक्रम सचदेवा, या प्रोफेसर अरुण अग्रवाल। तो ये हैं आपके प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं आपके, इनको आपका संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष है जो चुन लिया गया है। और इसमें देखिए आगे है आपके
इनके कार्यकाल होगा आपका, अगर आपको ये आता है कि इनका कार्यकाल कब तक होगा, तो इनका कार्यकाल होगा आपका 4 अप्रैल 2022 तक रहेगा। जोशी 12 मई 2015 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य बने थे आपके, और इन्हें यूपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग देश के नौकरशाहों और राजनयिकों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। जोशी जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक। और ये आपका क्वेश्चन है, किस भारतीय एम्पायर को इंटरनेशनल पैनल में शामिल कर लिया गया है? तो देखिए, ये आपका आकाश चोपड़ा, अनंतनाग पद्मनाभ, नितिन मेनन या अनिल चौधरी। तो इनको कर लिया गया है अनंत पद्मनाभ को। ये बहुत ही आपकी अच्छी न्यूज़ है। और इनके बारे में देखो ये केरल के पूर्व कप्तान और लेग स्पिनर है अनंत पद्मनाभ, जो कि 105 फर्स्ट क्लास मैच और आपके 344 ब्रैकेट इन्होंने लिए हैं। और ये मतलब इन्होंने कहा था कि इनके लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। अनंत पद्मनाभ अब शमशुद्दीन अनिल चौधरी, मतलब पहले शमशुद्दीन फिर अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा के साथ इस पैनल में चौथे भारतीय हैं। और आप जान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये एक इंटरनेशनल आपका क्रिकेट पैनल है जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। और देखिए, ये आपके बारे में जान लो कि भारत के घरेलू एम्पायर के.एन. अनंत पद्मनाभ 50 एज है इनकी है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के एम्पायरों की इंटरनेशनल पैनल में शामिल हो गए। हाल ही में एक युवा एम्पायर हैं आपके नितिन मेनन, उनको अंपायरों के एलिट पैनल में जगह मिली है। ठीक है ना। देखो, एक तो है आपके अनंत पद्मनाभ, इनको इंटरनेशनल आपके एम्पायरिंग में जगह मिली है, और इनको एम्पायरों के एलिट पैनल में जगह मिली है। ये है आपके नितिन मेनन, यानी कि ये 2 न्यूज़ हैं आपके एक ही में। ठीक। और ये जो अनंत पद्मनाभ हैं आपके IPL और रणजी ट्रॉफी में एम्पायरिंग करते हैं। पिछले रणजी फाइनल में भी एम्पायर भी रह चुके हैं। ठीक। अब देखिए, ये यहाँ आपके बारे में नितिन के बारे में जो आपको बता दें कि नितिन एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे आपके भारतीय हैं। वही एम्पायरों के एलिट पैनल में नितिन से पहले आपके श्रीनिवास वेंकटरामन और सुंदरमन रवि शामिल रह चुके हैं। नितिन को 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 T20 के अलावा 57 फर्स्ट क्लास मैच में एम्पायरिंग का अनुभव है। और यह सम्मान पाने वाले नितिन तीसरे भारतीय एम्पायर हैं। रवि पिछले साल ही पैनल से अभी बाहर हो चुके हैं आपके। ठीक है ना। जो सुंदरम रवि है आपके, वो पिछले साल ही इस पैनल से बाहर हो चुके हैं। और क्योंकि ये सब आपका ICC जो है ये वो आपका कंडक्ट करता है, तो इसमें आपके जो खिलाड़ी हैं अनिल कुंबले, वो उन्होंने अपनी अच्छी खासी पैठ अभी भी बना के रखी हुई है। ठीक। तो ये थे आपके 7 क्वेश्चन थे आपके। आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो 7 से ज़्यादा हैं आपके, तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आगे। ठीक है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।